हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। तो स्वागत करते हैं आपका इस प्यारे से वीडियो लेक्चर में, जिसमें मैं आपको काइनेमेटिक्स चैप्टर पढ़ा रहा हूं। और अभी तक स्टूडेंट्स हमने ग्राफ के बारे में बात की थी। हमने एक लेक्चर लिया है, इससे पहले जो लेक्चर हमने लिया था उसमें मैंने आपको ग्राफ बताए थे। और मैंने ये भी बताया था आपको कि ग्राफ में हम तीन टाइप के ग्राफ पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं हम पोजीशन टाइम ग्राफ, दूसरा पढ़ते हैं हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और तीसरा हम क्या पढ़ते हैं, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पोजीशन टाइम ग्राफ यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बता दिया था। उसी को कंटिन्यू करते हुए अब मैं हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो चलिए देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है और उस पर क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। तो देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को अगर समझना है तो हम सबसे पहले लिखेंगे फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं ये हमें पता करना है। भाई पोजीशन टाइम ग्राफ में मैंने आपको सारी चीज बता दी। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ वी कैन फाइंड, हम क्या क्या चीजें फाइंड कर सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। पहली चीज तो हम फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे पहली चीज जो फाइंड करेंगे वो फाइंड कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या? डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, दूसरी चीज जो फाइंड कर सकते हैं, हम फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक, क्लियर, ओके। तो चलिए अभी बात करते हैं हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक तो डिस्प्लेसमेंट, दूसरा क्या है अपना डिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपको पता है, डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन भी आपको पता है। चलिए, तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, ग्राफ बनाते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरीके से, यानी कि एक तरफ एक्स एक्सिस के अलोंग तो आपने क्या ले लिया, टाइम टी ले लिया, और वाई एक्सिस के अलोंग क्या ले लिया, वी वेलोसिटी ले लिया। क्या ले लिया बच्चों, ये वी वेलोसिटी। अब मान लो सपोज करो इस तरीके से मैंने ये कुछ ग्राफ बना दिया, ठीक है। एक कर्व दे दी मैंने, एक लाइन दे दी इस तरीके से, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ ना तो आपको एक चीज समझ में आ रही है कि मान लो मैंने दो पॉइंट लिए यहाँ पे, एक पॉइंट ए लिया, एक पॉइंट क्या लिया मैंने, बी पॉइंट लिया, ठीक है। और मैंने क्या किया, इससे डॉटेड लाइन से इस तरीके से ये इसको इस तरीके से मैंने बना दिया, ठीक। तो आपको दिख रहा है कि अच्छा ये टाइम क्या लें, ये टाइम हम ले लेते हैं t1 टाइम, ठीक है, या t इनिशियल टाइम ले सकते हैं। चलो मैं इसको t1 लेता हूँ। इस टाइम को क्या ले लिया मैंने, t फाइनल, इसको t फाइनल ले लिया, इसको क्या ले लिया, t इनिशियल, ठीक है, क्लियर। अब करना कुछ नहीं है कि आपको क्या करना है, हमें देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या करना होता है, एक तो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डिस्टेंस। तो मैं क्या करूंगा, एक स्मॉल एलिमेंट ले लूंगा, क्या ले लूंगा, एक स्मॉल एलिमेंट, पूरे ग्राफ का क्या ले लूंगा, एक स्मॉल एलिमेंट ले लूंगा इस तरीके से। और मैंने देखा यहाँ पे वेलोसिटी कितनी मान लो, v मान लो, कितनी वेलोसिटी मान लो बच्चों, v वेलोसिटी मान लो। इस पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पे स्मॉल एलिमेंट कितना, t पे जाके क्या मानेंगे इसको, t पे जाके क्या मानना है इसको, dt, ठीक है। क्या मानना है इसको, dt मानना है। ये टाइम कितना होगा, ये स्मॉल एलिमेंट का। इस तरीके से आप इसको याद रखें, है ना, ये इस तरीके से ये मैंने शेडेड कर दिया, और इसमें स्मॉल एलिमेंट भी ले लिया मैंने, ये t इनिशियल, ये t फाइनल, ओके। अब देखिए सबसे पहले हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए पहले डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। इसी ग्राफ से हम डिस्प्लेसमेंट कैसे बनाएंगे, तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखना है हमें, डिस्प्लेसमेंट। तो देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब देखो डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट किससे करते थे, s वेक्टर से। और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन भी आपको पता है, फाइनल माइनस इनिशियल। भाई फाइनल किससे मतलब होता था, फाइनल और इनिशियल पोजीशन से हमें मतलब होता था, वही क्या होता था अपना डिस्प्लेसमेंट होता था, क्लियर है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो मुझे ये बताओ कि यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि v बराबर क्या होता है, v बराबर क्या होता है बच्चों। अगर मैं लिखूं v बराबर, तो v बराबर क्या होता है, ds अपॉन क्या होता है, dt होता है। भाई ds अपॉन क्या होता है, dt। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, इस dt को अगर इधर ले जाऊं तो ये कितना हो जाएगा, v इंटू डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d। अब ये v वेक्टर लगाना है ना, ds वेक्टर,
तो आप अगर इसको लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, ये v वेक्टर हो जाएगा। दोनों तरफ अगर मैं क्या कर दूं, इसको उल्टा करके ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ds वेक्टर, ds को इधर लिखूँ, इस v को इधर लेके लिखूँ तो क्या v वेक्टर इंटू dt लिख सकता हूँ। और अगर मैं दोनों को क्या कर दूं, इंटीग्रेट कर दूं, तो दोनों को अगर इंटीग्रेट करता हूं तो ये तो बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ये तो क्या बन जाएगा, क्योंकि 1 डॉट ds क्या होता है, ये तो आप सभी बच्चों को पता है 1 डॉट ds। जैसे 1 डॉट dx बोलूंगा तो ये क्या बन जाएगा x, जैसे मैं आपको बोलूंगा 1 डॉट dy तो ये क्या बन जाएगा अपना y, और अगर मैं बोलता हूं 1 डॉट dz तो ये क्या बन जाएगा अपना z। क्या बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से 1 डॉट ds बोलूंगा तो क्या होगा, 1 डॉट ds वो क्या बन जाएगा अपना बड़ा S बन गया। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। इंटीग्रेशन मैं बता चुका हूं जिसको हम अवकलन भी बोलते हैं। तो यहां से अगर आप देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो टाइम क्या होगा, इनिशियल टाइम, मिनिमम टाइम कितना है इनिशियल, हमें इस एरिया इस ग्राफ में देखना है, ये A से लेकर B तक का। तो इनिशियल ये है, फाइनल ये है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो T इनिशियल और ये क्या है अपना T फाइनल। बताओ ये बात समझ में आई क्या। चलिए नोट कर लिया, ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई कि हमने क्या किया, एक छोटा एलिमेंट लिया, छोटे एलिमेंट का नाम क्या रखा था भाई, छोटे एलिमेंट का नाम भाई, छोटे एलिमेंट क्या लिया गया, टी पे जाके dt इसका टाइम, इसका एलिमेंट का नाम क्या था ds। अभी ds को अगर मुझे बड़ा करना है तो उसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इस तरीके से। अब देखो यहाँ से मैंने t इनिशियल t फाइनल, तो ये हमें समझ आ रहा है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चों आपको इसको ऐसे याद नहीं रखना है, आप याद कैसे रखेंगे, जब भी आपको ग्राफ देके, जब भी आपको VT ग्राफ देके अगर डिस्प्लेसमेंट पूछ लेता है तो आपको याद रखना है डिस्प्लेसमेंट बराबर एरिया अंडर क्या याद रखना है, एरिया अंडर VT ग्राफ, एरिया अंडर क्या याद रखना है VT ग्राफ। बस इतनी सी लाइन याद रखनी है आपको। क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इसको यूज लेते हैं, ठीक है, ये लाइन याद रखनी है। एरिया अंडर क्या याद रखना है VT ग्राफ, ठीक है। एरिया अंडर VT ग्राफ का मतलब जो A से लेकर B तक जो आ रहा है ना एरिया, इसका एरिया रख देना है। मान लो ये रेक्टेंगल होता तो रेक्टेंगल का एरिया आपको याद है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है L इंटू B, लंबाई इंटू चौड़ाई। अगर ये स्क्वायर होता तो क्या बोलते A इंटू A, अगर ये सर्कल होता तो क्या बोलते पाई आर स्क्वायर। तो आपको बस एरिया रखना है उस शेडेड पोर्शन का, ऐसे लिख सकते हो एरिया अंडर VT ग्राफ या एरिया अंडर शेडेड पोर्शन, ऐसा लिख सकते हो आप, ठीक है, इतना भी चलेगा। एरिया अंडर VT ग्राफ, तो VT ग्राफ कौन सा, ये शेडेड पोर्शन, ऐसे लिख लेना यहाँ पे शेडेड पोर्शन। ओके, बात समझ में आई। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसमें कुछ बातें और ध्यान रखनी है कि क्या बात ध्यान रखनी है कि देखो अगर ग्राफ आपका ऐसे आए इस तरीके से, ये क्या है अपना V, ये क्या है अपना T। तो अगर आपका ग्राफ इस तरीके से आए, मान लो इस तरीके से, तो ये जो होगा ये एरिया, ये जो एरिया होगा वो एरिया कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर यही एरिया इस तरीके से आ जाए, मान लो ये T है और मान लो इस तरीके से मैं नीचे बना देता हूं इसको, तो ये एरिया कैसा होगा, एरिया ये कैसा होगा, एरिया इज नेगेटिव, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ टाइम एक्सिस के ऊपर वाला एरिया तो पॉजिटिव होगा डिस्प्लेसमेंट में, ऐसे लिख लेना इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, स्टार लगा के 2 स्टार लगा लेना। इसमें पहला पॉइंट लिख लेना, इफ एरिया इज अबव टाइम एक्सिस then displacement क्या होगा, then displacement is positive। टाइम एक्सिस के ऊपर आएगा यानी T के ऊपर आएगा तो पॉजिटिव, वही X वाला हिसाब किताब लगाना है, Y वाला यानी Y एक्सिस ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे क्या होता है नेगेटिव, ठीक है। तो दूसरा अगर मैं बोलूँ इफ एरिया, अगर एरिया की बात करूँ इज बिलो
टाइम एक्सिस के नीचे आ रहा है तो यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, देन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, ठीक है, तो ये आप स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लें। ठीक, तो ये स्पेशल बातें मैंने आपको बता दी डिस्प्लेसमेंट के लिए। ठीक, क्लियर? स्क्रीन को पॉज करें, इसको नोट करें फटाफट से। ओके, चलिए, समझ आ गया? वो बहुत आसान तरीके से समझाया है, इसको याद रखें। जब भी आपको वीटी ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो वीटी ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका एरिया अंडर वीटी ग्राफ। कौन सा एरिया? शेडेड पोर्शन वाला। शेडेड पोर्शन कौन सा? ए से लेकर बी तक ये शेडेड है, यही निकालना है आपको। ठीक है, आ जाओ भाई डिस्टेंस पे। हटा दो इसको, स्क्रीन को पॉज करके जरूर इसको नोट कर लें। चलिए, हटा देता हूं इसको। तो अब आगे बात करते हैं डिस्टेंस की। ठीक है, किसकी बात करते हैं? डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस की डेफिनेशन भी आपको पता है भाई। डिस्टेंस में मैंने आपको ये भी बताया था, डिस्टेंस क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव होता है। डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। किसी भी मूविंग बॉडी के लिए डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता और कभी भी जीरो नहीं होता है। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? तो यहां से क्या बोलेंगे? अब सेकंड नंबर जो देखेंगे हम, वो देखने वाले हैं डिस्टेंस के बारे में। किसके बारे में? डिस्टेंस। तो बच्चों यहाँ पे डिस्टेंस को मैं वैसे तो एस से डिनोट करते हो, पर मैं इसको कैपिटल डी से डिनोट कर देता हूँ। किससे? कैपिटल डी से, जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं हो आपके दिमाग में। अब देखो, जब भी डिस्टेंस की बात होगी तो हमें पता है भाई, डिस्टेंस की बात होगी तो हम पता है फॉर्मूले को कैसे लिखेंगे? वेलोसिटी बाई वी वेक्टर का मॉड। वी वेक्टर का मॉड मतलब ये क्या चीज बन गई अपनी? स्पीड, है ना? स्पीड, क्योंकि स्पीड में आपको पता है नेगेटिव नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती, इट ऑलवेज पॉजिटिव। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? मॉड। भाई अगर वेलोसिटी नेगेटिव, क्योंकि वेलोसिटी देखो, एक चीज आप ध्यान रखो, आपको पता है कि वेलोसिटी, जो वेलोसिटी है यानी वी वेक्टर, वो क्या होता है? वो नेगेटिव भी होता है, वो जीरो भी होता है, वो पॉजिटिव भी होता है। पर मान लो स्पीड, अब स्पीड की बात करें तो स्पीड क्या होती है? वी, ये ऑलवेज पॉजिटिव होती है। कैसे? कि अगर मैं इस वेलोसिटी को नेगेटिव रखता हूं, माइनस वी है, पर अगर मैं इसका मॉड कर देता हूं तो मॉड करते ही ये क्या प्लस हो जाएगी? क्योंकि मैथ्स में आपने पढ़ा हुआ, किसी भी नेगेटिव वैल्यू का अगर आप मॉड कर देते हो, जैसे -1 का मॉड करोगे तो ये क्या बन जाएगा? +1। -4 का मॉड करोगे तो क्या बन जाएगा? +4। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? तो इस तरीके से हम मॉड का मतलब क्या होगा भाई? वी वेक्टर का मॉड का मतलब स्पीड। ठीक है, क्योंकि स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर? तो इसको हटा दूं। चलिए, समझ में आ गई बात? तो ये चीजें तो मैं पहले बता चुका हूं आपको। तो हम कैसे लिखेंगे? यहां से लिखेंगे हम डी, है ना? डी एस बाई क्या था? टी, ये फॉर्मूला था अपना। ठीक है, तो अब इसको अगर इधर ले आऊं मैं तो ये क्या लिख सकता हूं? मॉड वी वेक्टर इंटू डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी एस वेक्टर। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? है ना? डी एस। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? ऐसे ले लेना इधर से, डी एस, है ना? तो डी एस बराबर क्या है? ये हो जाएगा वी मॉड डी टी, और दोनों तरफ क्या कर दूं? इंटीग्रेशन कर देता हूं। तो ये क्या बन जाएगा? ये क्या हो जाएगा? कैपिटल डी। या तो कैपिटल डी लिख लो या फिर कैपिटल एस लिख लो, बस ये याद रखो बस। तो मैं इसको या तो कैपिटल डी लिख दूं या कैपिटल एस। तो एस लिख दूं क्योंकि एस से डिनोट कर रहा हूं। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? वी का मॉड इंटू डी टी। क्या मेरी बात समझ में आई? टी इनिशियल से टाइम कितना है? टी फाइनल। तो ये आपको याद रखना है। इस डी को हम और करके स्मॉल एस को और कैपिटल एस को डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है और इसको ऐसे याद रखें। डिस्टेंस यानी कि एस क्या है अपना? डिस्टेंस ऐसा लिखें। डिस्टेंस जो है वो एस बराबर आपको याद रखना है एरिया अंडर वीटी ग्राफ। ठीक है, ये भी वही है, पर इसमें डिफरेंस क्या है बच्चों? डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इतना सा है, जब भी आप
एरिया अंडर एस निकालेंगे तो आप याद रखें ए पॉजिटिव का मॉड रखना है, यानी कि अभी समझाता हूं, प्लस करना है आपको ए नेगेटिव, ठीक है, ए नेगेटिव का मॉड है ना। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इस तरीके से मान लो ये v है, ये क्या है अपना t, तो आपको ग्राफ में अगर ऐसा दे रखा हो और वो आपसे डिस्टेंस पूछे, इस तरीके से दे रखा हो, मान लो ये a कैसा है, ये a कैसा है, पॉजिटिव है, तो इसको तो मॉड करोगे तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। पर अगर मैं मान लो इसकी बात करूं, इस एरिया की बात करूं, तो ये एरिया कैसा है, नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या होगा भाई, ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब आपको यहाँ डिस्टेंस में जब डिस्टेंस पूछे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में तो आप नेगेटिव लोगे, पर जब आपको डिस्टेंस पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, इस एरिया को यहाँ रखना है, जो भी इसकी वैल्यू आएगी कैलकुलेट करने पे यहाँ रखना है, फिर प्लस करना है, फिर नेगेटिव जो एरिया है उसका मॉड कर देना। मॉड करने का मतलब वो ऑटोमेटिकली किससे कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये एरिया भी कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो दोनों को प्लस करोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो स्क्रीन को पॉज करें और इसको फटाफट से आप नोट कर डालें फटाफट से, ठीक है। चलिए हटा दूं, चलो। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए अभी इसी पे हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप के वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या जैसे हमने पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़े थे ना डिफरेंट टाइप के, वैसे ही डिफरेंट टाइप के हम क्या पढ़ेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। फिर इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, और फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जैसा कि मैंने बोला था। तो अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्या है टॉपिक अपना, वेलोसिटी, डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, ओके। चलिए अभी बात करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट ग्राफ की बात करते हैं। तो पहला ग्राफ देखते हैं हम, जो कि है अपना कांस्टेंट एक्सेलरेशन का, किसका, कांस्टेंट वेलोसिटी का ले लो। चलो सबसे पहले हम बात करेंगे किसका, कांस्टेंट वेलोसिटी। कैसी वेलोसिटी बच्चों, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो कांस्टेंट वेलोसिटी का जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ बहुत ही इजी है, ध्यान देना। इस तरीके से ये है अपना t, ये है अपना v, ये इस तरीके से अगर मैं बना दूं तो याद करो पोजीशन, यहाँ v की जगह x होता था, तो यहाँ वेलोसिटी कैसे लेते थे आप, 0 लेते थे, पर x की जगह कितना है, v है, तो मान लो ये 0,0 है, मान लो ये वेलोसिटी v0 है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v0। अब एक ऐसा समझो आप कि मैंने बोला जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, भाई टाइम तो बढ़ रहा है, क्या ये वेलोसिटी बढ़ रही है क्या, नहीं बढ़ रही, और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है क्या वेलोसिटी बढ़ रही है क्या, नहीं बढ़ रही, फिर और टाइम बढ़ाया वेलोसिटी बढ़ी क्या, नहीं बढ़ी, फिर और टाइम बढ़ाया वेलोसिटी बढ़ी क्या, नहीं बढ़ी, और टाइम बढ़ाया वेलोसिटी बढ़ी क्या, नहीं बढ़ी। तो जब वेलोसिटी ही नहीं बढ़ रही, ए पर भी वही, बी पर भी वही, सी पर भी वही, डी पर भी वही, ई पर भी वही, एफ पर भी वही, जी पर भी वही वेलोसिटी है। कितनी वेलोसिटी, जो t इज इक्वल टू समय शून्य पर वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी, v0 थी। तो a पर भी कितनी हुई भाई, a पर भी कितनी वेलोसिटी हुई, v0, b पर भी कितनी हुई, v0, क्लियर है भाई, v पर भी कितनी हुई, v0। तो यहाँ से इसी तरीके से c पर भी कितनी हुई, v0, आगे तक वेलोसिटी v0 ही दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो किसी गाड़ी को आपने समय शून्य पर 10 मीटर पर सेकंड से देखा, फिर आपने 2 सेकंड बाद फिर देखा आपने उस गाड़ी को, तो अगेन वही 10 मीटर पर सेकंड दिखा रहा है, फिर अगेन 2 सेकंड बाद देखा आपने, तो अगेन वो कितना दिखा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड। या इसका मतलब ये हुआ कि हर 2 सेकंड में आप देख रहे हो तो आपको उस गाड़ी की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड ही नजर आ रही है।
इसका मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है टाइम के साथ साथ। तो अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है टाइम के साथ, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा वहां पे, ए एक्सेलरेशन कैसा होगा, 0 होगा। और अगर मैं स्लोप की बात करूं तो एंगल कितना होगा, tan थीटा। tan थीटा कितना होगा बच्चों, क्या लिख सकता हूं मैं भाई, यहां से dv अपॉन dt, या मैं पहले ऐसे लिख लेता हूं, है ना, ऐसे लिख लेता हूं। tan थीटा क्या होगा, tan थीटा क्या था अपना, स्लोप था। तो tan थीटा बराबर कितना, 0। क्लियर, tan थीटा बराबर कितना है बच्चों, 0 हो जाएगा। ठीक है, और वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे, वेलोसिटी क्या होगी, v वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। और वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन कितना होता है, ये एक्सेलरेशन कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये ग्राफ आ गया समझ में। चलो अगले ग्राफ की बात करें तो अगला ग्राफ है अपना यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दूसरा ग्राफ क्या है अपना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट। भाई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। लिखना चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात। तो यहाँ से अगर आप देखोगे ये t है, ये क्या है अपना v। ठीक, अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब कंटिन्यू एक्सेलरेशन तो बढ़ रहा है पर यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, कांस्टेंट बढ़ रहा है। तो देख लो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये वेलोसिटी कितनी हुई, v1। यहाँ देखोगे तो ये वेलोसिटी कितनी हुई, v2। यहाँ देखोगे तो ये वेलोसिटी कितनी हुई, v3। यहाँ देखोगे तो ये वेलोसिटी कितनी हुई, v4। यानी ये टाइम t1, ये टाइम t2, ये टाइम t3, ये टाइम t4। हुआ क्या, मान लो किसी गाड़ी को आपने समय 0 पे देखा, किस पे देखा, समय 0 पर। तो जब समय 0 पे देखा तो वेलोसिटी कितनी थी गाड़ी की, 0। पर जब जैसे ही आपने t1 टाइम पे देखा तो उसकी वेलोसिटी कितनी मिली, v1 मिल गई, है ना। फिर आपने उसको और आगे देखा भाई, और टाइम बाद देखा, मान लो t2 टाइम बाद देखा तो उसकी वेलोसिटी कितनी मिली, v2 वेलोसिटी मिली। इसी तरीके से आपने कुछ टाइम बाद फिर देखा, उसको t3 टाइम पे देखा तो उसकी वेलोसिटी कितनी दिखाई दी, v3 दिखाई दी। फिर आपने देखा कि कुछ टाइम बाद उसकी वेलोसिटी t4 टाइम पे कितनी मिली, v4 मिली। इसका मतलब हर सेकेंड में, मतलब हर सेकेंड नहीं बोल सकता, कुछ टाइम बाद, यानी कि हर अलग अलग टाइम में क्या मेरी वेलोसिटी चेंज हो रही है, बिल्कुल हो रही है। और जब वेलोसिटी चेंज होती है यानी वेलोसिटी वेरिएबल होती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। अब एक्सेलरेशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा, इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा या फिर नॉन कांस्टेंट होगा। तो वो कैसे पता करते हैं, तो उसको पता करने का भी आसान सा तरीका है कि अगर एंगल चेंज हो रहा है, अगर एंगल चेंज हो रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और अगर एंगल चेंज ही नहीं हो रहा है, मान लो इस पॉइंट पे एंगल वही था, इस बी पॉइंट पे भी एंगल वही था, सी पॉइंट पे भी वही था और डी पॉइंट पे भी वही था। देख लो यहां बनाओगे तो भी थीटा ही एंगल बनेगा, यहां से देखोगे तो ये राइट एंगल तो भी थीटा एंगल, यहां से देखोगे तो भी थीटा एंगल, और यहां से देखोगे तो भी थीटा एंगल। यानी tan थीटा क्या है, tan थीटा को तो बोलते हैं हम स्लोप, m से डिनोट करते हैं। और स्लोप क्या है बच्चों, स्लोप क्या है, कांस्टेंट। स्लोप क्या है अपना, कांस्टेंट। स्लोप कांस्टेंट का मतलब dv अपॉन dt, dv अपॉन dt क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। dv अपॉन dt क्या है, कांस्टेंट, और कंटिन्यूसली क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब a क्या होगा, a क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट। a क्या होगा अपना, पॉजिटिव कांस्टेंट। कैसा कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट। तो इस बात को आप ध्यान रखें, सिंपल सी बात, क्लियर। इसको नोट करें स्क्रीन को पॉज करके। चलिए तीसरे की बात करते हैं। तीसरा आता है अपना यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। यूनिफॉर्म क्या आता है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो याद करो मैंने रिटार्डेशन का क्या मतलब बताया था, रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्या बताया था, लिख लेना अपनी कॉपी में, रिटार्डेशन का क्या मतलब है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब देखो इसको कैसे हम करते हैं, है ना। एक चीज और ध्यान रखना, पॉजिटिव कैसे पता किया, देखो tan थीटा, स्लोप क्या है tan थीटा, और याद करो ये कैसा एंगल बन रहा है यहाँ पे, एक्यूट एंगल। और जब एक्यूट एंगल होता है, जब एक्यूट एंगल होता है
जब एक्यूट एंगल होता है, यानी एक्यूट एंगल कौन से एंगल होते हैं, कौन से एंगल होते हैं, लेस देन 90 डिग्री। तो लेस देन 90 डिग्री एंगल होते हैं तो टेन थीटा क्या होता है, इसमें पॉजिटिव होता है। टेन थीटा क्या होता है बच्चों, टेन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है या नहीं होता, ये बात तो पता है ना सबको। जब एक्यूट एंगल होता है तो ये बात मैंने आपको बेसिक मैथ्स में बताई थी, तो टेन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि टेन थीटा पॉजिटिव होता है। ये बात मैंने आपको बताई थी, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन थीटा पॉजिटिव होता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में बताया था मैंने। इसी तरीके से यूनिफॉर्म रिटार्डेशन की बात करते हैं, तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन ये V है, ये T है। अगर देखते हैं हम यहाँ पे ग्राफ में, तो ग्राफ में आपको देखना चाहिए कि इस तरीके से अगर मैं देखूँ तो ये एंगल थीटा एंगल है, ये एंगल कैसा बन रहा है, थीटा। देखो आप अगर देखोगे यहाँ से तो आपको दिखाई देगा कंटिन्यूसली ये जो एंगल है, ये देखो ये 90 और 90 से बड़ा एंगल है। थीटा किससे बड़ा एंगल है, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। कौन से एंगल होते हैं ये, थीटा इज ग्रेटर देन, इनको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। और ऑब्ट्यूज एंगल में टेन थीटा क्या होता है, सीधी बात है। एक चीज तो आपको दिखाई दे रही है, मान लो यहाँ से A से लेकर B तक कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, वेलोसिटी क्या हो रही है, कम होती जा रही है। कंटिन्यूसली वेलोसिटी कैसे होती जा रही है, देखो मान लो ये T1 टाइम था, ये तो समय शून्य, ये T1 टाइम था, फिर मान लो ये T2 टाइम है, ठीक है, फिर मान लो ये T3 टाइम है ना, ये मान लो T4 टाइम है, इस तरीके से T4 टाइम। तो आपको दिख रहा है कि ये वाली पोजीशन मान लो V1, ये वेलोसिटी कितनी है V1, ये वेलोसिटी कितनी है V2, फिर ये वेलोसिटी कितनी मान लो आप V3 मान लो, और ये वाली वेलोसिटी कितनी मान लो आप V4 मान लो। तो हो क्या रहा है, जब आपने A पर देखा तो A पर आपको वेलोसिटी ज्यादा नजर आई, वेलोसिटी ज्यादा है ना यहाँ पे। फिर जैसे ही आप किस पे देखोगे, B पर देखोगे, तो B पर आपकी वेलोसिटी और कम हो गई, है ना। फिर आप C पर देखोगे तो और वेलोसिटी कम हो गई। फिर 4 पे देखोगे, यानी T इज इक्वल टू 4 पे देखोगे, यानी कि जैसे जैसे आप टाइम बढ़ा रहे हो, A पर टाइम कितना था T1, पर जैसे आपने टाइम को बढ़ाया, समय को बढ़ाया, तो आपकी वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई। फिर आपने और समय को बढ़ाया तो वेलोसिटी और कम हो गई। फिर आपने और समय को बढ़ाया, यानी टाइम को बढ़ाया, तो वेलोसिटी और कम हो गई। तो टाइम को बढ़ाने पे अगर वेलोसिटी कम हो जाए, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, डी एक्सेलरेशन कर रहा है। क्या कर रहा है, डी एक्सेलरेशन। अब ये कैसे पता करें कि ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, यानी ये रिटार्डेशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। तो सीधी सिंपल सी बात है, पहली बात तो ये समझ आ रहा है कि हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। वेलोसिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। कम होने का मतलब वेलोसिटी वेरिएबल है, वेलोसिटी वेरिएबल है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन होगा ही होगा। पर वो एक्सेलरेशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट या नॉन कांस्टेंट। तो वो कांस्टेंट होगा। कैसे, पहली बात तो आप देख रहे हो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एंगल चेंज नहीं हो रहा, वो एंगल कितना आ रहा है, थीटा। और थीटा किससे बड़ा एंगल है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। और ग्रेटर देन 90 डिग्री एंगल क्या होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। तो याद करो मैंने आपको बताया था m होता है 10, स्लोप क्या है, m स्लोप। tan थीटा क्या है, यहाँ पे नेगेटिव कांस्टेंट होगा। tan थीटा क्या होगा बच्चों, नेगेटिव कांस्टेंट होगा। नेगेटिव कांस्टेंट क्यों बोला मैंने, क्योंकि आपको एक बात समझ में आ रही है कि ऑब्ट्यूज एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में इस तरीके से, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो tan थीटा, क्योंकि ऑल पॉजिटिव होते हैं, tan थीटा पॉजिटिव होता है। सेकंड में tan थीटा क्या होता है बच्चों, नेगेटिव होता है। तो ये बात आपको मैंने बेसिक मैथ्स में बताई थी। तो देखो ग्रेटर देन 90 डिग्री किस में आया, इसमें, इसी में आया, इसी में आएगा। ये देखो ये एंगल थीटा, तो इसमें आएगा तो ये tan थीटा क्या होगा, नेगेटिव होगा। और ये ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं इनको। तो यहां से मैं बोल सकता हूं dv अपॉन dt क्या होगा, dv अपॉन dt क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव कांस्टेंट। क्या बोल सकते हैं इसको, नेगेटिव कांस्टेंट बोल सकते हैं। और यहां से मैं बोल सकता हूं a क्या होगा, dv अपॉन dt क्या होता है, a क्या होगा, नेगेटिव कांस्टेंट। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं, a कैसा होगा, नेगेटिव कांस्टेंट। क्लियर है मेरी बात समझ में आई। यानी कि a होगा तो कांस्टेंट, पर कैसा होगा, a कैसा होगा, नेगेटिव होगा। a कैसा होगा,
नेगेटिव होगा। क्या बच्चों आपको ये मेरी बात समझ में आई? सीधी सिंपल सी बात आपको समझ में आई? तो स्क्रीन को पॉज कर लें और इसको नोट करें, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, ठीक। तो जो भी मैंने आज के लेक्चर में आपको पढ़ाया उसको आप ढंग से पढ़ें, एक बार देखें, 2 बार देखें, और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन लगता है तो आप मुझसे जरूर पूछें। प्लीज प्लीज, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, जो भी आपको डाउट आता है, डाउट लगता है कि भाई ये डाउट है, तो आप मुझे पूछ लें, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो मे भी हो सकता है आपको थोड़ा सा टाइम लगे, पर ये एक बार आ जाएगा तो बहुत मजा आएगा आपको करने में, ठीक है। क्लियर? और हाँ, दूसरी बात ये है कि इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट जो लेक्चर लूंगा उसमें मैं आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बताऊंगा, और उसमें उसी लेक्चर में मैं आपको सारे जितने भी मैंने तीनों ग्राफ बताऊंगा उन तीनों ग्राफ के क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है, यानी क्वेश्चन लूंगा, ठीक है। क्लियर? ओके, थैंक यू। Like a Hellcat.